मेरे सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एडजेक्टिव को। अगर हम एडजेक्टिव की बात करते हैं तो इस पर मैं पहले भी बहुत सारी वीडियोस बना करके डाल चुका हूं। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी तो एक बार जा करके देख लीजिएगा, क्योंकि हमने पूरी ग्रामर की एक प्लेलिस्ट अलग से बना दी है, तो वहां पर आपको सारी ग्रामर की वीडियो एक साथ देखने को मिल जाएंगी। चलो फिलहाल कल से आगे, कल जो भी सीखा था उससे ठीक आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। और कल वाली वीडियो अगर नहीं देखी हो तो वो जरूर देख लेना और अच्छा समझ आएगा। देखो आज हम क्या बताने जा रहे हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। अगर हम आज की बात देखें तो यहां पर यह कहा गया है कि कुछ ये जो लैटिन एडजेक्टिव हैं कौन कौन से आप देख पा रहे होंगे, एक लिस्ट हमने एक लाइन में लिख रखी है। ये सभी शब्द जैसे सुपीरियर है, एंटीरियर है, सीनियर है, जूनियर है, प्रायर है, पोस्टीरियर है, इंफीरियर है। यानी कि अच्छा, इन शब्दों को पढ़ करके आपको एक चीज आपको नजर आ रही होगी, इसमें कुछ ना कुछ कॉमन नजर आ रहा होगा। यानी कि इन शब्दों में क्या कॉमन है, आप देख पा रहे हो कि ये सभी शब्द हमारे IOR पर खत्म हो रहे हैं। किस पे? IOR पे। ठीक है, देखो जितने भी हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि कुछ लैटिन एडजेक्टिव्स, मैंने सबकी बात नहीं की, मैंने कहा कुछ लैटिन एडजेक्टिव्स जिनके अंत में IOR लगा हो। ठीक है, तो उनके बाद हम देन का प्रयोग कभी नहीं करते। क्या समझाया सर? देन का प्रयोग कभी नहीं होगा। क्या प्रयोग होगा? उनके साथ हम प्रेपोजिशन टू लगाते हैं। क्या लगाएंगे? प्रेपोजिशन टू। किन शब्दों के साथ? जिन एडजेक्टिव का अंत, यानी कि जिन शब्दों का अंत IOR पर हो। पहली चीज आपको समझ में आ गई। क्या समझ में आया? कि ऐसे एडजेक्टिव जिनका अंत IOR पे हो रहा है तो उनके साथ हम प्रेपोजिशन टू लगाते हैं, देन नहीं लगाते। दूसरी, इनसे रिलेटेड किस तरीके का एरर होगा भाई? एक दूसरा एरर भी हो सकता है। मैं पूरा आज फुल कॉन्सेप्ट दूंगा इनके बारे में कि इनका प्रयोग एडजेक्टिव की तरह कब होता है, इनका प्रयोग नाउन की तरह कब होता है। अच्छा, जब नाउन की तरह होता है तब ये काउंटेबल नाउन होते हैं, इनका प्लूरल भी यूज किया जाता है। वो छोटा छोटा जो कॉन्सेप्ट है ना, जो तुम नहीं समझ पा रहे हो, हम वो भी समझाएंगे आज आपको। बस पेशेंस बनाए रखना। हमने क्या बताया कि ऐसे एडजेक्टिव जिनका अंत IOR पे हो, किसका प्रयोग नहीं होगा? बोले सर देन का नहीं होगा। किसका होगा? बोले सर टू का होगा। दूसरी चीज, इनका प्रयोग हमेशा कंपैरेटिव डिग्री, इनका प्रयोग कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के रूप में भी होता है। यानी कि हम इनका प्रयोग कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के रूप में भी कर सकते हैं। अतः जब इनका प्रयोग भाई कंपैरेटिव डिग्री के रूप में हो, ध्यान रखना, कंपैरिजन हो रहा हो, जब दो लोगों की तुलना करके बात की जा रही हो, तो उस कंडीशन में ऐसा नहीं कि इनके आगे मोर सीनियर, मोर सुपीरियर, ठीक है, मोर या लेस लगा करके आप क्या करो, कंपैरेटिव बनाने का प्रयत्न करो। ऐसा कोशिश नहीं करना है, ऐसी कोशिश नहीं करना है। ठीक है, यानी कि हम इनके आगे मोर लगा करके या लेस लगा करके या मोस्ट लगा कर या लीस्ट जोड़ करके इनका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री नहीं बना सकते। यानी कि हम इस तरीके का डिग्री नहीं बना सकते, यानी कि मोर सुपीरियर, मोस्ट सुपीरियर, तो ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, तो दो तरीके के एरर आपको देखने को मिलेंगे। पहला, जूनियर, सीनियर, इंफीरियर के बाद क्या देखने को मिलेगा? देन। और देन नहीं लगाते, देन को हटा करके, रिमूव करके हम क्या लगाएंगे? टू लगाएंगे। और दूसरी चीज आपको ध्यान बनाए रखना है कि इन शब्दों के आगे हम ना तो मोर लगा सकते हैं और ना ही मोस्ट लगा सकते हैं, ना ही लेस यानी कि लेस लगा सकते हैं और ना ही लीस्ट लगा सकते हैं। ये दोनों चीजें आप ध्यान बनाए रखिएगा। यानी कि इनका अगर कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री में भी यूज हो रहा होगा तो भाई इनका मोर या मोस्ट लगा करके कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनाएंगे, पहली कंडीशन। चलो जरा देखो एग्जांपल। यानी कि इनका कभी भी मोर सीनियर, मोर जूनियर, ठीक है, या मोर सीनियर, मोर सीनियर, मोर जूनियर, इस तरीके से आप इनका प्रयोग नहीं कर सकते। पहले समझो क्या कहा गया। एक एग्जांपल देखो, जैसे हमने यहां पे क्या, मानवी इज सुपीरियर देन अंशु। मानवी इज सुपीरियर देन अंशु, यहां पर जो मानवी है इज सुपीरियर देन अंशु। ये किससे भाई सुपीरियर है?
अंशु से सुपीरियर है। तो आपने क्या देखा, यहां पर एक शब्द देखा सुपीरियर। अगर हम सुपीरियर की बात करें तो अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कहीं पर भी जूनियर, सीनियर, इंफीरियर, सुपीरियर, इंटीरियर, पोस्टीरियर, प्रायर, ये सभी शब्द आ जाएं जिनका अंत IOR पे होता है तो उनके बाद क्या नहीं लगेगा, बोले सर देन नहीं आता। तो पहला एरर यही हो गया। क्या लगेगा, बोले सर टू लगेगा। तो देन को हटा करके पहला एरर ठीक कर लो भाई, टू कर लो। दूसरी चीज, तो यहां पर ये जैसे ही टू लगेगा ये वाक्य क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला समझो, एक और एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं। इस तरीके का एग्जाम्पल आपके एग्जाम में दिया होगा, यानी कि गलत तरीके से आपको सही करना। यहां पर भी देखो जूनियर दे रखा है, जूनियर के बाद देन लगाया और जूनियर के बाद क्या लगेगा, टू लगेगा। दोनों चीजें समझ में आ गई, बोले हाँ। अगला देखो नोट पॉइंट इसका समझो। अब नोट पॉइंट क्या है समझने के लिए, कि जो शब्द अभी हमने कहा इनका प्रयोग भाई कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के रूप में भी होता है, ठीक है। तो अब यहां पर नोट पॉइंट हमने इसलिए दिया कि इन्हीं शब्दों का प्रयोग हम पॉजिटिव डिग्री में भी कर सकते हैं। लेकिन जब इन शब्दों का प्रयोग पॉजिटिव डिग्री में हम कर रहे होंगे तो एज या सो एज का प्रयोग नहीं कर रहे होंगे, पहली चीज। दूसरी चीज ये ध्यान रखना, इनमें कहीं पर भी कंपैरिजन नहीं हो रहा होगा, तुलना नहीं की जा रही होगी। जैसे यहां पे पहले समझो और अच्छे से समझ आएगा कि जूनियर, सीनियर, इंफीरियर, सुपीरियर, एंटीरियर, पोस्टीरियर, प्रायर का प्रयोग पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के रूप में भी होता है। ऊपर क्या लिखा, ऊपर हमने बताया था कि इन शब्दों का प्रयोग कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के रूप में भी होता है, लेकिन इनके पहले मोर का प्रयोग नहीं होगा, पहली चीज। और इन शब्दों के बाद में हमेशा प्रपोजिशन टू प्रयोग होगा। दूसरी चीज हमने बताया इनका प्रयोग सर पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के रूप में भी होता है। कैसे होता है जरा समझो। जैसे यहां पे हमने कहा मिस्टर DS खन्ना इज अ सीनियर एडवोकेट। मिस्टर DS खन्ना एक सीनियर एडवोकेट हैं। यहां पर कहीं ये पता लग रहा है कि कहीं कोई कंपैरिजन हो रहा है, कहीं कोई तुलना हो रही है। तुलना के लिए हमको दो व्यक्ति, दो वस्तु, दो स्थान या कोई भी दो हो वो चाहिए होता है, जिनके मध्य हम उनकी समानता, असमानता, गुण, अवगुण, लंबाई, चौड़ाई इनको लेकर के तुलना कर सकें। लेकिन यहां पर ऐसा कोई शब्द नहीं है, बस इतना बताया गया कि मिस्टर DS खन्ना जो है वो एक सीनियर एडवोकेट हैं। तो ऐसी कंडीशन में यहां पर जो सीनियर शब्द है वो पॉजिटिव डिग्री के रूप में हुआ है। दूसरी चीज है जरूर ये पॉजिटिव, और पॉजिटिव डिग्री क्या होती है हमारी, ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना भाई, पॉजिटिव डिग्री को ही हम रूट फॉर्म कहते हैं। इसकी क्या होती है, जो हमारी रूट फॉर्म होती है वो हमारी पॉजिटिव डिग्री होती है, ठीक है। अगला जैसे गौरी बाबू इज अ जूनियर इंजीनियर, यहां पर भी ये जो जूनियर शब्द है ना वो पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के रूप में हुआ है। अगला पोस्टीरियर का मतलब होता है पीछे का, और एंटीरियर का मतलब होता है पहले का या प्रारंभिक या आगे का। तो पोस्टीरियर जो है अपोजिट होता है एंटीरियर का, ठीक है। जूनियर अपोजिट होता है सीनियर का। तो जरा समझो यहां पर, जैसे अगर हम पोस्टीरियर का यूज करें तो जैसे ये एकर्थ, एकर्थ से मतलब लीवर है, यहां पर ये लीवर का पिछला भाग है। तो पिछले भाग की अंग्रेजी आप पोस्टीरियर लोब लगा सकते हो। दिस इज द पोस्टीरियर लोब ऑफ द लीवर, ठीक है। अगला एंटीरियर की अगर हम बात करें, अब देखो, अब आप कहोगे सर यहां पर आपने टू क्यों नहीं लगाया। अरे भैया हमने क्या बताया, यहां पे तुलना नहीं हो रही है भाई, तुलना होगी तभी तो टू लगाएंगे। यहां पर तो सिर्फ पॉजिटिव, ये क्या है हमारा, एक नाउन है। नाउन की विशेषता बताने वाला शब्द क्या होता है, बोले सर एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव की बेस फॉर्म लगी है, और एडजेक्टिव की बेस फॉर्म क्या होती है, पॉजिटिव डिग्री तो होती है। तो क्यों कंफ्यूज हो रहे हो। एंटीरियर पहले का होता है, जैसे हमने क्या बताया, यहां पर ये लोब क्या है, बोले सर नाउन है। ये लोब कैसा है, बोले एंटीरियर है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में ये जो एंटीरियर है वो क्या है, पॉजिटिव डिग्री है। ये फेफड़े का अग्रभाग है। तो दिस इज द एंटीरियर लोब ऑफ द लंग। बोलो क्लियर हो गया, ठीक है। एक और जानकारी समझ लो भाई, एक और जानकारी ले लो। यहां पर देखो हमने दिया है कि जूनियर, इंफीरियर और एंटीरियर का अपोजिट वर्ड क्रमशः क्या होगा, सीनियर, सुपीरियर और पोस्टीरियर होगा। मतलब ये हुआ जूनियर का अपोजिट सीनियर होगा सर,
इंफीरियर का अपोजिट सुपीरियर होगा और एंटीरियर का अपोजिट पोस्टीरियर होगा। ठीक है, यानी कि जूनियर का सीनियर, इंटीरियर का सुपीरियर और इंफीरियर का सुपीरियर या सुपीरियर इंफीरियर। ठीक है, एंटीरियर का पोस्टीरियर। अगला हम बात करें, हमने क्या समझाया, एक चीज मैं बता रहा था शुरुआत से, ये पॉइंट आपको नोट करने वाला है। हमने कहा जैसे जूनियर, सीनियर, इंफीरियर, सुपीरियर, ये क्या होते हैं? बोले सर अभी तो आप कह रहे थे ये एडजेक्टिव होते हैं, और एडजेक्टिव का कभी प्लूरल फॉर्म नहीं बनता। हमने कहा प्लूरल बनने का काम कौन करता है? प्लूरल बनने का काम या तो नाउन करेगा सर, प्लूरल बनने का काम या तो नाउन करेगा या प्रोनाउन करेगा। तो ना तो ये नाउन है ना प्रोनाउन है, ये तो एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव कभी भी प्लूरल बनने का काम नहीं करता। तो बोले सर अभी तो आप कह रहे थे ये क्या होते हैं? जूनियर, सीनियर, इंफीरियर, सुपीरियर, ये एडजेक्टिव होते हैं। हाँ, हम कह रहे हैं भैया, अभी भी कह रहे हैं ये एडजेक्टिव होते हैं, लेकिन अगर इनका प्रयोग नाउन की तरह होने लगे, अगर इन शब्दों का प्रयोग भाई नाउन की तरह होने लगे, ठीक है, काउंटेबल नाउन की तरह प्रयोग होने लगे, तब इनका प्लूरल फॉर्म बनाया जा सकता है। तो उस कंडीशन में आप इनको एडजेक्टिव कहने की गलती नहीं करोगे। जैसे मैं एग्जांपल से अभी आपको समझा रहा हूं भैया, यहां पर देखो, जैसे अनिल वाज माई सीनियर, अनिल मेरा सीनियर है। अब यहां पे जो सीनियर वर्ड है ना, वो भैया एक नाउन की तरह प्रयोग हुआ है। बोले सर कैसे? हमने कहा देखो कैसे, अब नाउन की पहचान क्या होती है? नाउन के आगे या तो आर्टिकल लगा होता है या पजेसिव एडजेक्टिव लगा होगा भैया। तो देखो ये पजेसिव एडजेक्टिव लगा है, जैसे माई फादर, हमने कहा यहां पर यूज किया हमने माई फादर, तो भैया माई हमारा पजेसिव एडजेक्टिव है और ये फादर क्या है भाई? हमारा नाउन है। सेम उसी तरीके माई सीनियर, माई पजेसिव एडजेक्टिव है और सीनियर क्या है भैया? हमारा तो नाउन है। जब इसका प्रयोग भैया नाउन की तरह यूज होने लगे, तब हम इसको एडजेक्टिव नहीं कहेंगे। अगर मान लो एग्जाम में यही वाक्य आ जाए कि अनिल बाज माई सीनियर, और वो पूछ बैठे सीनियर का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, प्रपोजिशन है, इंटरजेक्शन है, क्या है? तो भैया आप कहोगे सर ये नाउन है, सर ये नाउन है। ठीक है, ऐसी कंडीशन में एडजेक्टिव नहीं है। लेकिन अगर हम ये कहें कि अनिल बाज माई सीनियर डॉक्टर, ऐसे जोड़ दें, अगर मैं इस वाक्य को ऐसे लिख दूं, अनिल बाज माई सीनियर डॉक्टर, सीनियर डॉक्टर, तो भैया अब ये चेंज हो गया इसका पार्ट ऑफ स्पीच। ध्यान रखो, देखो अनिल सब्जेक्ट, बाज हमारा वर्ब हो गया और माई हमारा पजेसिव एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, और ये हमारे या डिटरमिनर भी कह सकते हो इसको, और ये डॉक्टर अब यहां पर नाउन बन गया और नाउन की विशेषता बताने वाला शब्द एडजेक्टिव। अब यहां पे एडजेक्टिव, अब यहां पर आप ये नहीं कह सकते अनिल बाज माई सीनियर्स डॉक्टर, नहीं बोल सकते भाई, ध्यान रखना, क्योंकि एडजेक्टिव है। अब हम इसका प्लूरल नहीं कर सकते। हाँ, यहां पर ये नाउन है, अभी यहां पे प्लूरल कर सकते हो, अनिल बाज माई सीनियर्स, या वी मस्ट ओबे आवर सीनियर्स। ठीक है, ही इज माई जूनियर, तो ये अभी नाउन की तरह है, और नाउन की तरह होगा तब आप ये काउंटेबल नाउन होगा, और उस समय उसकी इसको हम प्लूरल बना सकते हैं। ठीक है, बस यही समझाना था आपको, ये चीजें आपको समझ आना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि बड़ा कंफ्यूजन होता है यार, का आपको तो पढ़ाया जाता है कि ये जूनियर, सीनियर, इंफीरियर, इंटीरियर ये सभी हमारे एडजेक्टिव हैं, तो कभी कभी ही इज माई सीनियर्स, वो तो हमारे सभी सीनियर्स हैं, तो यहाँ पे सीनियर्स वर्ड जो यूज किया वो एज अ नाउन यूज किया, तो नाउन यूज एज अ नाउन यूज करोगे तो इसका प्लूरल बन ही जाएगा। लेकिन एज अ एडजेक्टिव जब इन्हीं शब्दों का यूज होगा तब हम इनका प्लूरल नहीं बना सकते, क्योंकि एडजेक्टिव का प्लूरल कभी नहीं बनता। दूसरी, अब रूल नंबर 9 देख लो, माइनर, मेजर, इंटीरियर, एक्सटीरियर, अल्टीरियर, ये भी हमारे लैटिन एडजेक्टिव हैं। अच्छा एक चीज और है, बोले सर ये भी तो हमारे IOR पे खत्म हो रहे हैं, देखो, और इनका प्रयोग पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के रूप में होता है, ना कि कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के रूप में। तो ये भी ध्यान बनाए रखना कि आपको थोड़ी बहुत चीजें क्या करनी होंगी, लर्न आउट करनी होंगी, याद करना होंगी। ठीक है, देखो इंटीरियर है, एक्सटीरियर है, अल्टीरियर है, ये भी IOR पे खत्म हो रहे हैं।
तो यहां पर देखो, अच्छा इनका प्रयोग हम कभी भी कंपैरेटिव डिग्री के रूप में नहीं कर सकते, ठीक है, माइनर मेजर। तो जैसे द इंटीरियर वॉल ऑफ द बिल्डिंग इज नॉट स्ट्रॉन्ग, इसका मतलब जो आंतरिक बॉल है वो मजबूत नहीं है। तो देखो ये पॉजिटिव डिग्री है, ये भी पॉजिटिव डिग्री के रूप में इसका यूज हुआ है। दिस इज अ मेजर ऑपरेशन, बड़ा ऑपरेशन है, तो ये पॉजिटिव डिग्री के। माइनर ऑपरेशन, छोटा ऑपरेशन है, ठीक है। ही इज एन अल्टीरियर मोटिव इन ऑफरिंग मी टू टीच दी स्टूडेंट। तो यहां पर इन सभी शब्दों का प्रयोग एज अ एडजेक्टिव, एज अ पॉजिटिव डिग्री यूज हुआ है, ठीक है, पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ है। अब यहाँ पे कुछ बेसिक जानकारी समझने लायक ये है कि जो माइनर होता है, इंटीरियर होता है, तो माइनर का अपोजिट क्या होता है, मेजर होता है, और इंटीरियर का अपोजिट क्या होता है, एक्सटीरियर होता है। इनके पहले मोर या मोस्ट जोड़ करके क्रमशः कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनाया जा सकता। यानी कि आप इनका, इन सभी शब्दों का, कौन कौन से शब्दों का भैया, माइनर, मेजर और इंटीरियर, एक्सटीरियर, इन सभी शब्दों का हम क्या नहीं कर सकते, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री नहीं बना सकते। जैसे मोस्ट मेजर पोर्शन नहीं कर सकते भैया, क्योंकि इनका सुपरलेटिव नहीं बनता। द मेजर पोर्शन, ठीक है, आप कर सकते हो, मोस्ट माइनर नहीं कर सकते, माइनर मिस्टेक कर सकते हो। यानी कि इनके आगे आप कंपैरेटिव या सुपरलेटिव में इनको नहीं बनाया जा सकता, इनका प्रयोग हमेशा पॉजिटिव डिग्री में होता है। इसीलिए मेजर के आगे मोस्ट नहीं लगेगा, ठीक है, और माइनर के आगे भी मोस्ट नहीं लगेगा, या मोर भी लगा होता तो भी मोर माइनर, मोर मेजर, ये भी नहीं होता। चलो अब इनको जरा एक बार समझ लो और अच्छा समझ आएगा। इंटीरियर का मतलब क्या होता है भाई, आंतरिक होता है। उन्हें इंटीरियर डेकोरेशन में विशेषज्ञता हासिल है। कैसे बनाओगे, तो सी हैज स्पेशलाइज्ड इन इंटीरियर डेकोरेशन। यहां पर डेकोरेशन क्या है, एक नाउन है, और नाउन की विशेषता बताने वाला शब्द क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। तो इंटीरियर जो शब्द है वो एक पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के रूप में यहां पर लगा हुआ है। दूसरा, अगर हम बात करें एक्सटीरियर की, जिसका मतलब होता है बाह्य, यानी कि बाहरी, बाहरी दीवारें ग्रेनाइट से बनी हैं, तो द एक्सटीरियर वॉल्स आर बुल्ट ऑफ ग्रेनाइट। यहां पर अगर हम बात करें तो देखो नाउन सिर्फ हमारा इतना है, नाउन, नाउन क्या है, दीवारें, और दीवारें कैसी, अंदर की या बाहर की, तो ये जो शब्द है ना, बाहर वाली दीवारें, यानी कि एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो यहां पर ये पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव है। मेजर का मतलब होता है बड़ा, प्रमुख या वयस्क मनुष्य, यानी कि, तो देखो संयुक्त राष्ट्र के हस्तक्षेप से एक बड़ा युद्ध टल गया। अब मेजर बार, यहां पर मेजर का मतलब बड़ा, ठीक है, मेजर बार हैज बीन ओके अवर्टेड बाय द इंटरवेंशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन। माइनर का मतलब होता है मामूली या छोटा। एक मामूली मामला है और इसे सौहार्दपूर्ण ढंग से हल किया जा सकता है, तो इट इज अ माइनर मैटर। यहां पर देखो ए क्या है, और वैसे भी मैं पहले भी बता चुका हूं, यहां पर ए एन या दी, मान लीजिए कोई आर्टिकल है, कोई आर्टिकल है, इसके बाद भैया एक एडजेक्टिव होगा और फिर एक नाउन का प्रयोग जरूर होगा, ठीक है। तो ये इसका क्या होता है, डायग्राम होता है। डायग्राम से मतलब ये इसका स्ट्रक्चर होता है, पहले आर्टिकल लगा होगा, फिर एडजेक्टिव, और इसके बाद नाउन लगा होगा। तो देखो आर्टिकल, एडजेक्टिव और नाउन, ये एडजेक्टिव कैसा है, पॉजिटिव। अल्टीरियर भी ऐसा ही होता है, छुपा हुआ, ठीक है, हमारी मदद के लिए, हमारी मदद के लिए आने के पीछे उसका एक छिपा हुआ मकसद था, तो ही हैड एन अल्टीरियर मोटिव इन कमिंग टू आवर हेल्प। अब रूल नंबर 8 देखो, एक बार ध्यान से देखना, रूल नंबर 8 क्या कहता है। रूल नंबर 8 हमारा कहता है कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जिनके पहले ना तो मोर लगा सकते हो और ना ही मोस्ट लगा सकते हो, ठीक है, उनको कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री में नहीं बदला जा सकता, क्योंकि ये हाईएस्ट डिग्री ऑफ क्वालिटी को एक्सप्रेस करने वाले एडजेक्टिव होते हैं। कैसे एडजेक्टिव होते हैं, हाईएस्ट डिग्री ऑफ क्वालिटी को एक्सप्रेस करने वाले एडजेक्टिव होते हैं। जैसे मैंने कहा यूनिक, यार जब वो यूनिक है तो हम ये कह सकते हैं मोर यूनिक या मोस्ट यूनिक। चीफ, जैसे हमने कहा चीफ मिनिस्टर, तो हम ये कह सकते हैं मोर चीफ,
मुख्य चीफ और अधिक मुख्य, ऐसा कुछ नहीं है। या मान लीजिए हमने कहा चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी, तो हम मोर चीफ मिनिस्टर कह सकते हैं या मोस्ट चीफ, ये अपने आप में ही कंप्लीट मीनिंग रखते हैं। तो जब कोई भी एडजेक्टिव जो अपने आप में ही कंप्लीट मीनिंग रखे उसको हम मोर या मोस्ट लगा करके कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये हाईएस्ट डिग्री ऑफ क्वालिटी को एक्सप्रेस करते हैं। ये शब्द कौन कौन से होते हैं ध्यान रखो, इंटायर, यूनिवर्सल, मिल्की, स्फेरिकल, डेड, ब्लाइंड, स्ट्रीम, गोल्डन, आइडिया, अनमैच्ड, मंथली, लूनार, सोलर, सिंगुलर, एक्सटर्नल, ठीक है, इनवेंसिबल, राइट, इनकोरिजिबल, रॉन्ग, राउंड, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, ट्रायंगुलर, ठीक है, होल, एक्सीलेंट, इटर्नल, मेजर, माइनर, इंटीरियर, अल्टीरियर, एक्सटीरियर, ईटीसी, ये कंप्लीट मीनिंग अपने आप में रखते हैं। तो इनको हम मोर या मोस्ट लगा करके हम इनका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री नहीं बना सकते। बातें इतनी क्लियर हो गई? बोले हाँ सर। आगे देखो, मैं थोड़ा आपको समझाने के लिए इस तरीके से, जैसे हमने कहा यहाँ पे एक शब्द लिखा हमने चीफ, तो चीफ तो करेक्ट है, लेकिन आप इसको मोर चीफ या चीफर या मोस्ट चीफ करके इनको कंपैरेटिव और कंपैरेटिव डिग्री इनका नहीं बना सकते, ठीक है, क्योंकि ये कंप्लीट मीनिंग अपने आप में ही रखते हैं, ये ध्यान रखना। जैसे राउंड, जैसे कोई चीज अगर गोल है तो उसको आप और गोल कर सकते हो, नहीं ना, मोर राउंड और राउंडर इनका प्रयोग आप नहीं करोगे, ठीक है। यूनिक, मोर यूनिक या मोस्ट यूनिक या यूनिकर या यूनिकेस्ट इनका प्रयोग आप नहीं करोगे, यानी कि इनका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री आप मोर या मोस्ट लगा करके या ईआर या ईएसटी लगा करके आप इनका ईआर लगा करके कंपैरेटिव या ईएसटी लगा करके सुपरलेटिव डिग्री नहीं बना सकते, या मोर लगा करके कंपैरेटिव और मोस्ट लगा करके सुपरलेटिव डिग्री नहीं बना सकते। कौन से शब्दों के आगे? इन शब्दों के आगे जो अपना मीनिंग कंप्लीट रखते हो, जैसे टोटल है, होल है, सिंगुलर है, रेक्टेंगुलर है, ये सभी हम आपको बता ही चुके हैं। इन सभी शब्दों को आप क्या करोगे? नोट कर लोगे। अब एक एग्जाम्पल समझो, जैसे हमने कहा दिस इज द मोस्ट यूनिक। अरे भैया, जब यूनिक में पहले से ही आपका कंप्लीट मीनिंग दे रहा है तो इसमें आपको मोस्ट लगाने की जरूरत है? अरे भाई नहीं है, तो यहां से मोस्ट हटा दो, खाली इतना होगा दिस इज अ यूनिक अपॉर्चुनिटी। फिर हमने कहा द फूड वाज मोर एक्सीलेंट। अरे एक्सीलेंट अपने आप में हाईएस्ट डिग्री ऑफ क्वालिटी रखता है। जब कोई भी शब्द आपका हाईएस्ट डिग्री ऑफ क्वालिटी रखता है तो उसके आगे आपको मोर या मोस्ट लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। द फूड वाज एक्सीलेंट। शायद मुझे लग रहा है ये वाला रूल अच्छे से अब आपको समझ आया होगा। अगला रूल अगर हम बात करें रूल नंबर 9 की, एक शब्द आया आपके सामने प्रीफरेबल, ठीक है। तो ध्यान रखो, अगर हम यहां पे प्रीफरेबल शब्द को रखते हैं, प्रीफरेबल शब्द को रखते हैं, प्रीफरेबल शब्द हमने लिखा है, तो प्रीफरेबल के साथ बेटा टू का प्रयोग होता है। प्रीफरेबल टू पहली चीज। दूसरी चीज लगा क्या होगा? बोले सर देन लगा होगा और एरर में, तो ये देन आपको हटाना है, देन हटा करके टू लगाना है। दूसरा आप ये ध्यान रखना कि प्रीफरेबल के साथ मोर का भी प्रयोग नहीं किया जा सकता। किसका प्रयोग नहीं किया जा सकता? मोर प्रीफरेबल नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्रीफर का ही मतलब होता है किसी चीज को अधिक जो है प्रीफर करना। जैसे हमने कहा, एक एग्जांपल दें आपको, जैसे हमने कहा तुम चाय या कॉफी, तो तुमने चाय की तुलना में आपने कहा नहीं मैं तो कॉफी प्रीफर करूंगा, इसका मतलब चाय की तुलना में तुमने क्या करा? कॉफी को प्रीफर किया। तो इसको कंपैरेटिव करने की मोर लगा करके दोबारा जरूरत ही नहीं है, ठीक है, तो मोर नहीं लगेगा। प्रीफरेबल के साथ क्या लगता है? टू। जैसे राधा, यहां से समझिए, हमने कहा राधा इज मोर टॉलर देन हर। अब देखो, अच्छा सॉरी, इसके ये एग्जाम्पल नहीं है, जरा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये सभी एग्जाम्पल रूल नंबर 10 के हैं और रूल नंबर 9 के एग्जाम्पल यहां पर है। मैं दोनों को एक साथ लेता हूं तभी आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। देखो प्रीफरेबल वाले एग्जाम्पल यहां पर आ गए हैं, ये वाले प्रीफरेबल के एग्जाम्पल हैं ये वाले, तो ध्यान से जरा समझो, ठीक है, ये आगे पीछे हो गए हैं, समझो। जैसे हमने कहा अ डिप्लोमेटिक सोल्यूशन
इज प्रीफरेबल देन बार। हमने कहा इस पूरे वाक्य को आपने पढ़ा और पढ़ करके हमें यह बता दो कि इसमें एरर क्या है। तो आप कह दोगे सर अभी अभी तो आपने कहा था कि प्रेफरेबल के साथ में देन नहीं लगाते, तो यहां तो देन लगा है, देन को हटा करके पहली चीज टू लगा दो, पहला। दूसरा, एक तो एरर इस तरीके से होगा कि प्रेफरेबल के साथ क्या लगा होगा, देन। आपको देन हटा करके क्या लगाना है, टू लगाना है। दूसरा एरर क्या होगा कि हमने कहा कि प्रेफरेबल से पहले देखो के बाद बोले टू लगा होगा, तो यहां पर तो टू लगा है, यानी कि कोई एरर नहीं, सही है। लेकिन हमने कहा प्रेफरेबल के साथ मोर भी नहीं लगता, प्रेफरेबल शब्द के साथ में क्या नहीं लगता, बोले सर मोर नहीं लगता, यहां पे मोर लगा है तो मोर हटा दो। तो ये दो तरीके के एरर होंगे, या तो यहां से यहां पर देन दे रखा होगा, या हो सकता है प्रीफरेबल से पहले मोर दे रखा हो। तो आपको ना तो देन लगाना है और ना ही मोर लगाना है, ये दोनों ही नहीं आएंगे, ठीक है। अब इससे ऊपर ये रूल ये है, एग्जाम्पल ऊपर दे देंगे, ठीक है। रूल क्या है, रूल नंबर 10, उन्होंने कहा डबल कंपैरेटिव और डबल सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग कभी नहीं करते। यार मजेदार है, ये तो आप भी जानते हो, कभी भी मेरे बच्चे दो कंपैरेटिव और दो सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग एक साथ नहीं किया जाता, तो नहीं किया जाता। जैसे यहां पे एग्जांपल से समझो, हमने कहा टॉलर, देखो ईआर लगाने से कंपैरेटिव डिग्री बन जाती है। मैंने आपको समझाया था कि जो भी हमारे पॉजिटिव डिग्री होती हैं, तो पॉजिटिव डिग्री में ईआर लगाने से कंपैरेटिव डिग्री और ईएसटी लगाने से सुपरलेटिव डिग्री बन जाती है। और अगर मान लो कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं, ठीक है, जिनका हम ईआर लगा करके कंपैरेटिव और ईएसटी लगा करके सुपरलेटिव डिग्री नहीं भी बना पाते हैं, तो मोर लगा करके कंपैरेटिव और मोस्ट लगा करके सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। ये ज्यादातर वो शब्द होते हैं जिन जो टू आर मोर देन टू सिलेबल पाए जाए, यानी कि ऐसे शब्द जो थोड़े से लेंथ में बड़े हों, ठीक है, यानी कि जो थोड़े से बड़े लंबे लंबे शब्द होते हैं जिनमें टू आर मोर देन टू सिलेबल पाए जाएं, तो उनको हम, अब देखिएगा यहां पे क्या करा इन्होंने, ईआर भी लगा दिया और मोर भी लगा दिया। यार ये तो डबल कंपैरेटिव कर दिया, और रूल हमारा कहता है तुम डबल कंपैरेटिव का यूज नहीं कर सकते। इसका मतलब यहां से मोर हटा दो, टॉलर देन हर। बात क्लियर है, डबल कंपैरेटिव का प्रयोग नहीं कर सकते। अच्छा, डबल सुपरलेटिव का भी प्रयोग नहीं कर सकते। देखो इसमें कुछ है, जरा इसको ध्यान से देखो, जिस शब्द को मैंने अंडरलाइन किया है, देखो सेफेस्ट भी लिखा है और मोस्ट भी, यानी कि दिस इज द मोस्ट सेफेस्ट प्लेस ऑफ दिस टाउन। तो भैया या तो सेफेस्ट कर दो या मोस्ट। तो देखो अब तुम्हें पता होना चाहिए, जो सेफ होता है, सेफ शब्द होता है, इसका सुपरलेटिव डिग्री सेफेस्ट बनता है। इसमें मोर लगा करके, मोस्ट लगा करके सुपरलेटिव डिग्री बनाने की जरूरत ही नहीं, तो सीधे यहां से मोस्ट हट जाएगा, डबल सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं होगा। मोस्ट भी लगा है, ईएसटी भी लगा है, यानी कि यहां पे ईआर लगा करके भी कंपैरेटिव बना दिया, मोर भी लगा दिया। तो ये ना तो डबल कंपैरेटिव और ना ही डबल सुपरलेटिव, खाली ईएसटी लगाओ और सुपरलेटिव डिग्री बना दो, ठीक है। तो ये भी ध्यान बनाए रखना कि किसी भी सेंटेंस में दो कंपैरेटिव और दो सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं किया जा सकता। अगला रूल हमारा कहता है कि दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच अंतर यानी कि कंपैरिजन दर्शाने के लिए हमें दी कंपैरेटिव डिग्री प्लस ऑफ का प्रयोग करना होता है। इसलिए और दो से अधिक के बीच में अगर आपको पता करना हो, अंतर दर्शाना हो, तो दी सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कहीं पर भी भाई लिख लो ये, ठीक है। इससे रिलेटेड हमारे हर एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि हम लोगों को दिमाग में क्या चल रहा होता है, यार कंपैरेटिव डिग्री से पहले तो दी आता ही नहीं। हम लोगों के दिमाग में चल रहा होता है दी का प्रयोग हमको तो सिखाया गया सुपरलेटिव डिग्री से पहले करते हैं, यहां पर तो कंपैरेटिव डिग्री से पहले करते हैं। तो देखो भैया, कंपैरेटिव डिग्री में भी दी का प्रयोग कर सकते हो। कैसे? जब वहां पर क्या हो, दो व्यक्ति या दो वस्तुओं के बीच अंतर दर्शाना हो, अंतर बताना हो, तब आप, जैसे हमने कहा ही इज द नॉबलेस्ट ऑफ द टू फ्रेंड्स। अब देखो भैया, ये वैसे पूरा स्ट्रक्चर सही है, इसमें कहीं कोई गलती नजर आ रही, कहीं मुझे कहीं कोई नजर नहीं आ रही। देखो दी लगा है, सुपरलेटिव डिग्री है ऑफ दी टू, तो ये ध्यान रखना, दी या तो कंपैरेटिव डिग्री प्लस ऑफ होगा, दी सुपरलेटिव डिग्री प्लस ऑफ होगा, तो दी सुपरलेटिव डिग्री ऑफ। लेकिन आगे ध्यान रखना, जब दो के मध्य
दो में से, दो के मध्य अंतर दर्शाना हो, दो में से, ठीक है, ही इज द नॉबलेस्ट ऑफ द टू फ्रेंड्स। देखो यहां पे जो दो दोस्त हैं, दो दोस्तों में से वह जो है क्या है, नॉबलेस्ट है। तो जब दो की बात हो तो हम वहां पे कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, देखो फिर से यहां पे समझ लो भैया, यहां पे कितने, दो दोस्त हैं। जब दो की बात होगी, देखो यहां पे सीधे सीधे बोला गया है, दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच अंतर दर्शाने के लिए दी प्लस कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग होगा, और दो से अधिक के बीच अंतर दर्शाने के लिए दो दी प्लस सुपरलेटिव डिग्री प्लस ऑफ का प्रयोग होगा। तो यहां पर तो भैया दो ही दोस्त हैं, और जब दो दोस्त हैं तो यहां पे कंपैरेटिव आना चाहिए, यानी कि ही इज दी नॉबलर, नॉबलेस्ट नहीं होगा बल्कि क्या होगा, नॉबलर ऑफ द टू फ्रेंड्स। बिल्कुल सही है। अब देखो यहां पर दो पता लग रहे हैं कि दो ही हैं, नहीं, ऑल दी बॉयज, इसका मतलब दो से अधिक भी हो सकते हैं। तो यहां पर हम क्या करेंगे, दी प्लस सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे, यानी कि ही इज दी बाइजेस्ट ऑफ ऑल दी बॉयज, वह सभी लड़कों में क्या है, बाइजेस्ट है। तो जब दो, क्या लिखा है, सीधी सीधी बात कह दी है कि दो व्यक्ति या वस्तुओं के बीच अंतर करना हो तो दी कंपैरेटिव डिग्री ऑफ का प्रयोग करोगे, और दो से अधिक के बीच करना हो तो दी सुपरलेटिव डिग्री और ऑफ का प्रयोग करोगे। ठीक है, इस तरीके का। अगला हम बात करें, नेक्स्ट रूल है हमारा कि जब किसी एक ही व्यक्ति या वस्तु की दो विशेषताओं यानी कि क्वालिटीज के बीच अंतर दर्शाना हो तो कंपैरेटिव डिग्री के स्थान पर मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। क्योंकि हमारे दिमाग में एक चीज चल रही होगी, एक खुरापात चलती रहती है कि यार मोर का प्रयोग तो हम कंपैरेटिव डिग्री में करते हैं, तो मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री कहां से हो जाएगा, मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री कहां से हो जाएगा। अरे भैया समझो, यहां पर बात कर रहे हैं हम ना, एक ही व्यक्ति है, एक ही इंसान है, और एक इंसान के अंदर कई सारी क्वालिटीज हो सकती हैं। जब एक ही इंसान की एक से अधिक क्वालिटीज का जिक्र करा जा रहा हो तो वहां पे हम क्या करते हैं, मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझो और मजा आएगा, जॉनी इज फनियर देन सीरियस। अब देखो व्यक्ति एक ही है, सिर्फ जॉनी है, जॉनी उन्होंने कहा सीरियस होने की अपेक्षा फनी ज्यादा है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, जब एक ही इंसान की दो क्वालिटीज का जिक्र किया जा रहा हो तो मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं, मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री, यानी कि जॉनी इज मोर फनी देन सीरियस, जॉनी इज मोर फनी देन सीरियस। रूल नंबर 14 क्या कहता है, रूल नंबर 14 कहता है हमारा कि जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना यानी कि कंपैरिजन व्यक्तियों या वस्तुओं के एक ऐसे समूह से की जाती है जिस समूह का वह व्यक्ति या वस्तु स्वयं एक हिस्सा है, स्वयं एक पार्ट है, तो उस व्यक्ति या वस्तु को उस समूह से अलग दर्शाने के लिए एनी अदर का प्रयोग किया जाता है। जरा समझो, ऐसे समझ नहीं आएगा, मैं एग्जाम्पल से एकदम समझा दूंगा, क्लियर समझना। जैसे हमने कहा बुलर इज, कि एनी के बाद अदर का प्रयोग कब होता है और कब नहीं होता है, ये चीज आज मैं आपको क्लियर कर दूंगा। हमने कहा बुलर इज लार्जर देन एनी लेक इन इंडिया। देखो एनी के बाद अदर का प्रयोग यहां पे नहीं हुआ, अब जबकि होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, समझो, बुलर इज लार्जर देन एनी लेक इन इंडिया। अच्छा, जितनी भी भारत में झीलें हैं, जितनी भी भारत में झीलें हैं, लेक हैं, उनमें बुलर भी तो एक आती है, बुलर भी तो एक है। तो भैया बुलर इज लार्जर, जब भारत की सभी झीलों की बात हो रही है, उन सभी झीलों में बुलर भी भारत की एक झील है। जब बुलर भी उन्हीं भारत की झीलों का हिस्सा है तो इस कंडीशन में इसको अलग दर्शाने के लिए हम एनी के बाद अदर का प्रयोग करेंगे, यानी कि बुलर इज लार्जर देन एनी अदर लेक इन इंडिया। क्या बताया हमने, क्योंकि एनी अदर का प्रयोग इसलिए होगा क्योंकि जो बुलर है ना वो भारतीय झीलों का ही एक हिस्सा है। जबकि यहां पर देखो एक और एग्जांपल आपको देते हैं, कैस्पियन सी, सेम उसी तरीके का लिया है, कैस्पियन सी इज लार्जर देन एनी अदर लेक इन इंडिया। अब यहां पर जो एनी अदर का प्रयोग हुआ, यहां पर बेटा जो एनी अदर का प्रयोग हुआ, इसका एनी के बाद अदर का प्रयोग नहीं होगा।
क्यों नहीं होगा समझो, क्योंकि ये तो पहले से ही अलग है, और जब इधर पहले से ही अलग है कैस्पियन सी, तो इनको अदर लगा करके दोबारा अलग करने की क्यों जरूरत है। यहां पर तो भैया ये बुलर झील जो है उसी का हिस्सा थी, तो इसको अलग दर्शाने के लिए हमने अदर का प्रयोग किया यहां पर, लेकिन कैस्पियन सी भारत का हिस्सा है ही नहीं। ये तो क्या है, कैस्पियन सी जो है वो भारत की झीलों में आती ही नहीं है, इसीलिए ये इसका एक हिस्सा ही नहीं है। ये तो पहले से ही अलग है, जब पहले से ही अलग है तो अदर लगाने की जरूरत नहीं है, खाली कैस्पियन सी इज अ लार्जर देन एनी लेक इन इंडिया कर दीजिएगा, सही हो जाएगा। क्या समझाया, जब कोई भी व्यक्ति उसी चीज का हिस्सा है तब आपको उस व्यक्ति को या वस्तु को उस चीज से अलग करने के लिए आपको अदर लगाना पड़ेगा, लेकिन अगर वो पहले से ही अलग है तो आपको अदर लगाने की जरूरत नहीं है। वही बात यहां पर है। अगला एग्जाम्पल देख लो, और सुपरलेटिव डिग्री के साथ में कभी भी अदर का प्रयोग नहीं होगा, ये भी ध्यान बनाए रखना, ठीक है। दूसरी चीज, जब किसी व्यक्ति या स्थान की किसी खास चीज यानी कि वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या स्थान की उसी वस्तु से हो, तो उस दूसरे व्यक्ति या वस्तु से पहले डेट या दोज ऑफ का प्रयोग करते हैं। या मान लीजिए दैट ऑफ या दोज ऑफ का प्रयोग आप नहीं करना चाहते हो, तो उसकी जगह पर आप अपोस्ट्रोफी एस का भी प्रयोग कर सकते हो। जैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लगा लेना, कई बार इससे एरर पूछा जाता है, समझो। जैसे सिंधुज हाउस इज बिगर देन मनु। अब ये क्यों भाई एरर क्यों है यहां पर, जरा समझो। सिंधु का घर जो है इज बिगर देन मनु, तो यहां पर जो तुलना की जा रही है वो मनु और सिंधु की नहीं की जा रही है। ध्यान से समझो मैं क्या कह रहा हूं। मैंने कहा यहां पे जो तुलना की जा रही है दोस्तों, वो सिंधु या मनु की नहीं की जा रही, बल्कि सिंधु के घर की तुलना मनु के घर से की जानी चाहिए। समझ रहे हो, यानी कि सिंधु का घर मनु के घर से अधिक बड़ा है, ये होना चाहिए, ना कि सिंधु का घर मनु से अधिक बड़ा है। तो भैया मनु की तो बात ही नहीं हो रही है, मनु के घर की बात होगी। तो यहां पर आपको देन के बाद एक प्रोनाउन जोड़ना पड़ेगा, डेट ऑफ। अब देन के बाद बेटा डेट ऑफ क्यों आएगा, क्योंकि ये सिंधु का घर, घर कैसा है, सिंगुलर है। अगर ये प्लूरल होता तो यहां पे हम दोज ऑफ का प्रयोग करते, पहली चीज। तो या तो आप ऐसे बना सकते हो, अगर आप दैट ऑफ और दोज ऑफ का प्रयोग करके नहीं बना चाहते हो तो लास्ट वाले शब्द में आप अपोस्ट्रोफी एस जोड़ दो, बस तो भी ठीक हो जाएगा। दोनों तरीके सही है। अगला हमने कहा द वेदर ऑफ देहरादून, इसका मतलब देहरादून का मौसम इज कोल्डर देन, अधिक ठंडा है दिल्ली से। भैया दिल्ली से, यहां पे कोई तुलना देहरादून और दिल्ली की थोड़ी ना हो रही है, यहां पर तो तुलना हो रही है देहरादून के मौसम की तुलना दिल्ली के मौसम से होना चाहिए। लेकिन यहां पर तो अगर इसका मीनिंग निकालें तो मीनिंग तो ये निकल रहा है कि द वेदर ऑफ देहरादून इज कूलर देन दिल्ली, यानी कि देहरादून का जो वेदर है, मौसम है, वो दिल्ली से अधिक कूल है। तो दिल्ली से थोड़े ना, दिल्ली के मौसम से, दिल्ली के मौसम से। अर्थात ये वाक्य कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि देहरादून का मौसम दिल्ली के मौसम से अधिक अच्छा है या अधिक कूलर है, अधिक ठंडा है। बात समझ गए। तो इसकी तुलना देहरादून के मौसम की तुलना दिल्ली के मौसम से करने के लिए देन के बाद आपको डेट ऑफ का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। या तो डेट ऑफ कर दो या दहलीज कर दो, अपोस्ट्रोफी यस लगा दो, ठीक है। अब यहां पे समझो सिंधु के हाउस की तुलना मनु से नहीं बल्कि मनु के घर से की गई, इसलिए यहाँ पे मनु के साथ अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग। इसी तरीके से देहरादून की तुलना दिल्ली से नहीं बल्कि दिल्ली के वेदर से की गई है, इसीलिए यहाँ पर डेट ऑफ का प्रयोग होगा, ठीक है। सिंगुलर के लिए भाई हमने क्या बताया, डेट ऑफ का प्रयोग, और प्लूरल के लिए किसका प्रयोग करोगे, दोज ऑफ का प्रयोग करोगे। अगला कंडीशन देखो, नेक्स्ट कंडीशन उन्होंने कहा है किसी वाक्य के परिणाम यानी कि रिजल्ट को दर्शाने के लिए हम ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, हमारी सकर्मक क्रिया होती है, एक ऐसी वर्ब जिसके बाद ऑब्जेक्ट लगा हो। जिसके बाद ऑब्जेक्ट लगा है वो हमारी ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है, और जिसके बाद ऐसी वर्ब जिसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है।
पहले आप समझो ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, तब हम आगे समझाते हैं। जैसे हमने कहा ही रीड्स, फिर हमने लिखा ही रीड्स अ नॉवेल, ही रीड्स अ नॉवेल, अ नॉवेल, ठीक है। तो यहां पर देखो ये क्या है, बोले सर सब्जेक्ट है। हमने कहा ये क्या है, बोले सर वर्ब है। वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आया है, बोले नहीं आया। तो जब वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, वो पढ़ती है, इसका मीनिंग ये हुआ वो पढ़ती है, लेकिन वो क्या पढ़ती है मुझे नहीं पता। तो ऐसी वर्ब जिसके बाद बेटा ऑब्जेक्ट ना लगा हो, तो वो जो वर्ब होती है इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। हिंदी में हम कहते हैं, आपने हिंदी में पढ़ा भी होगा और सुना भी होगा, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, सकर्मक कर्म सहित, अकर्मक कर्म रहित। जिसमें कर्म यानी कि ऑब्जेक्ट दिया हो वो सकर्मक होगी, जिसमें ऑब्जेक्ट ना दिया हो वो अकर्मक होगी। तो देखो इसमें बेटा वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट दिया है, बोले सर नहीं दिया है, तो ये कैसी वर्ब कहलाएगी, ये इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगी। हमने कहा ही रीड्स, ही सब्जेक्ट हो गया, रीड्स हमारा वर्ब हो गया, लेकिन इसके बाद देखो ये ऑब्जेक्ट दे रखा है, बोले सर दे रखा है, और जब इसके बाद ऑब्जेक्ट दे रखा है तो ये क्या होगी, सकर्मक क्रिया होगी, यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब होगी विद ऑब्जेक्ट। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, विद ऑब्जेक्ट होती है, यानी कि ऐसी वर्ब जिसके साथ ऑब्जेक्ट रखा हो। ठीक है, चलो अब समझो। तो हमने क्या बताया, एक सब्जेक्ट लगा होगा और ट्रांजिटिव वर्ब, मतलब यह है कि इसके बाद एक ऑब्जेक्ट जरूर आएगा। ट्रांजिटिव वर्ब ऑब्जेक्ट, और जब ट्रांजिटिव वर्ब के बाद एक ऑब्जेक्ट दे रखा हो तो भैया यहां पर हम एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे, एडवर्ब का कभी नहीं। मैंने क्या बताया सर, एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे, एडवर्ब का कभी नहीं। जैसे आई, ये वर्ब हो गई, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये ऑब्जेक्ट। और जब ये ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब ये जो वर्ब कैसी है, ट्रांजिटिव वर्ब है, तो हम यहां पर भाई एडवर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे। और ज्यादातर हमारी धारणा होती है, 90% लगभग ऐसे शब्द, सभी शब्द होते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर, जिसमें हम एल वाई लगा करके उनको एडवर्ब बना लेते हैं, लेकिन सभी नहीं। ध्यान रखना, अगर किसी एडजेक्टिव के साथ एल वाई लगता है तो वो हमारा एडवर्ब बनता है, लेकिन अगर किसी नाउन के साथ एल वाई लगा है ना, तो वो हमारा एडवर्ब नहीं बनेगा। ध्यान रखना इस बात को, आगे हम बताएंगे। ठीक है, तो सभी एल वाई वाले शब्द हमारे एडवर्ब नहीं होते, ये दिमाग से निकाल दो। यहां पर फिलहाल ये एडवर्ब है, एडवर्ब की हमको जरूरत नहीं, हमको जरूरत काय की है, बोले सर एडजेक्टिव की। क्यों जरूरत है, क्योंकि ये जो वर्ब है वो ट्रांजिटिव वर्ब है, और ट्रांजिटिव वर्ब मतलब विद ऑब्जेक्ट, यानी कि एक ऑब्जेक्ट लगा होगा और उस ऑब्जेक्ट के बाद जो रखेंगे वो एडजेक्टिव रखेंगे। तो ये तो एडवर्ब है, एडवर्ब हटा दो भाई, एडजेक्टिव रख लो, सही हो जाएगा। सेम इसी तरीके से सब्जेक्ट वर्ब और ये ही का ऑब्जेक्ट हिम। हमने कहा जब ये वर्ब ट्रांजिटिव है, यानी कि विद ऑब्जेक्ट है, इसके साथ ऑब्जेक्ट भी आया है, तो ऑब्जेक्ट के बाद जो रखेंगे वो हम एडजेक्टिव रखेंगे। यहां पर एडजेक्टिव लेता है ऐसी कंडीशन में, लेकिन यहां पर तो एडवर्ब रख दिया है, तो एडवर्ब हटा दो, इसका एडजेक्टिव क्या होता है भैया, फूल होता है, लगा दो। बात क्लियर हो गई। चलो मुझे लगता है आज की वीडियो में इतना ही रहने दो, इसके बाद आगे हम लोग रूल नंबर 17 से अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगली वीडियो में, क्योंकि अभी काफी कुछ है, हाँ अभी बहुत लंबा है। ठीक है, तो अगली वीडियो में हम कल डिस्कस करेंगे आपको। ओके, ठीक, आज के लिए इतना ही साथियों। जय हिंद, जय भारत।